नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस में कौटिल्य परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उससे पहले जो हमारी प्रोसेस चल रही थी वो चल रही थी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईएम इंडक्शन में हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि हम लोगों ने थोड़ा उल्टा प्रोसेस चलाया, मैग्नेट की हेल्प से क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, ठीक है। उसमें 2-3 एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, जैसे लेंज लॉ था, ठीक है। और लेंज लॉ के साथ मैंने आपको एक्सप्रेस कराया जो क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ तो मैग्नेटिज्म में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। मैं फ्लक्स चेंज से ईएमएफ जनरेट करता हूँ और ईएमएफ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर चार्ज मूव अगर करेगा तो मैं करंट की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एसी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो फर्स्ट करंट वाला चैप्टर डिस्कस किया था, करंट जब डिस्कस किया था वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट वाले मैंने डिस्कस किया था। करंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डीसी करंट, एक एसी करंट। डीसी करंट, एसी करंट, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एसी करंट का ब्रॉड कंसेप्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, एसी और डीसी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। इसकी वैल्यू अल्टर करती रहती है। क्या करती रहती है? इसकी वैल्यू अल्टर करती रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी की वैल्यू आप सभी को पता होगी। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट करंट। मतलब इसकी वैल्यू अल्टर नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। एसी ये मीन पोजीशन होती है अपने पास। क्या होती है? ये मीन पोजीशन है। यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो जीरो से चलना शुरू करेगा। जब यहाँ से ऐसे करके जाएगा तो ये हाफ साइकिल होती है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब यहाँ पर वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ये करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। इसका नाम क्या होता है? पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट एंड वोल्टेज। ग्राफ दोनों का सेम रहेगा, चाहे मैं इसको करंट का ग्राफ बोलूँ, यहाँ पर तो टाइम चलेगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर चलेगा वोल्टेज या फिर करंट, दोनों चलेंगे। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू किसकी रहेगी? पीक वैल्यू बोलेंगे इसको हम लोग, वी नॉट आई नॉट। इस पीक वैल्यू का रिलेशन मैं आपको बताऊंगा मीन वैल्यू के साथ में और एवरेज वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू। फर्स्ट हाफ साइकिल है, यहाँ से आएगा, फिर ये मीन वैल्यू पर, यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसकी वैल्यू देखना, ये मैक्सिमम में पॉजिटिव गई, नेगेटिव में भी मैक्सिमम गई यहाँ तक। तो वैल्यू क्या कर रही है? टाइम के साथ साथ में चेंज हो रही है, कंटिन्यूस वैल्यू अपने को मिल रही है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम लोग, ये या तो अपने को पॉजिटिव मिलेगी, मैंने पॉजिटिव बना दिया, या फिर क्या मिलेगा? सिर्फ नेगेटिव सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपने को मिलती है। क्या मिलती है? एक ही डायरेक्शन में। इसका डायग्राम हम ऐसे ही बना देते हैं। अलग अलग बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो एक्चुअल जो मूवमेंट होता है इसका ये होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है इसका। क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया वाई एक्सिस पर वी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। टाइम कहाँ पर चलता है? एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता है। ये वी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आई भी। दोनों की इक्वेशन ये रहेगी। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पूछे डायग्राम की फॉर्म में तो ये हो गया। अगर इक्वेशन की बात करता है तो एसी में करंट की इक्वेशन ये होती है। क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, इस टाइप का जो कर्व बनता है वो साइन थीटा का कर्व होता है। अगर ये कर्व मैक्सिमम से यहाँ से स्टार्ट हो जाता 90 डिग्री से, तो हम इस कर्व को क्या बोल देते हैं? कॉस थीटा कर्व बोलते थे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता, लेकिन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो साइन थीटा कर्व है। तो करंट को भी मैंने साइन की फॉर्म में लिखा, और वोल्टेज की बात करूँगा, वोल्टेज को भी किसकी फॉर्म में लिखा है? साइन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से शुरू करता तो आप लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। अगर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता, इसकी सिंपल एक्सप्रेशन होता है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन। अब मैं बात करूंगा पावर की। किसकी बात करूंगा? पावर की बात करूंगा। देखिए, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो पावर होता है इसमें वी आई कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या है? कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, पावर फैक्टर। इसका एक क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आया हुआ है और नेवी में भी आया हुआ है पिछली बार। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताऊंगा अभी पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो। एसी का ये हो गया मेरे पास, पावर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब ये आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में, ये पीक वैल्यू की फॉर्म में। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन क्या होता है? तीनों रिलेशन आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लो? फॉर्मूला लिख लो।
जहाँ भी cos फाई लिखा होगा, देखो इसमें cos फाई नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos फाई लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो जहाँ पर मैं फाई की बात करूँगा, फेज की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, फेज। फाई कुछ नहीं होता, फेज होता है जब मेरा करंट मीन पोजीशन से स्टार्ट ना होकर किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो। क्या है, जब मेरा करंट मीन पोजीशन से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट, कहीं और से स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पर ये पावर फैक्टर की बात मैं करूँगा, फेज डिफरेंस की बात मैं करूँगा। तो कहीं पर भी अगर फाई लिखा हुआ है पावर के साथ में, फाई मल्टीपल आ रहा है, तो ये ट्रू वैल्यू होती है। कैसी होती है, ट्रू वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, और इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज अभी करेंगे। यहाँ पर मैं पावर की बात करूँगा, पावर VI के बराबर होती है, और हीट एनर्जी मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बताया था, I²RT के बराबर होती है। ठीक है, हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा जनरेट होती है DC में और कम जनरेट होती है AC में। इसीलिए हम जब पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करते हैं, करंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो करंट किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, करंट ट्रांसफ़र करते हैं AC की फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ DC। क्यों, यहाँ पर केमिकल चेंज भी होता है, हीटिंग चेंज भी होता है, इसके कारण हीट इफेक्ट भी जनरेट होता है और केमिकल इफेक्ट भी। अगर DC करंट किसी वायर के अंदर से पास कराते हैं, देखना वायर की लाइफ टाइम घट जाता है, 1 साल 2 साल 3 4 साल होता है, लेकिन यहाँ पर वायर का लाइफ टाइम नहीं घटता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओनली हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, नॉट द केमिकल इफेक्ट। तो इसके कारण अगर डिवाइस में चेंज होगा तो ओनली कौन सा चेंज होगा, हीटिंग चेंज, हीट इफेक्ट जनरेट होगा, इसके कारण हीटिंग इफेक्ट और केमिकल दोनों जनरेट होते हैं। अब बात आती है विच AC करंट और DC करंट, विच इन बोथ केसेज इज मोर डेंजरस। AC ज़्यादा डेंजरस होता है या फिर DC ज़्यादा डेंजरस होता है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है या फिर ज़्यादा डेंजरस ये होता है। देखिए, अगर हम पावर सप्लाई की बात करेंगे, पावर के केस में बात करेंगे, तो पावर के केस में मोर डेंजरस की बात होती है, तो AC इज मोर डेंजरस देन DC। AC DC से ज़्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए हम पावर इसकी फॉर्म में हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन कई केसेस में DC क्या होता है, देखिए DC की वैल्यू अल्टर नहीं करती है, लेकिन ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो DC इज मोर डेंजरस देन AC। मैंने क्या बोला, ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से। अगर हम AC करंट है, मान लो AC करंट से हम लोग ऐसे, हमको पकड़ भी लेता है, हम लोग AC करंट के साथ में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, एक बार पॉजिटिव में गया तो हमको एक बार अट्रैक्ट करेगा, एक बार नीचे गया तो रिपेल करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। या फिर मान लो मैंने पीक वॉल्यूम पर था, उस टाइम पर पकड़ लिया मेरे को, तो झटका मार के छोड़ देता है। क्या करेगा, एक झटका मारेगा, मेरे को इम्पल्स देगा और क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूंगा DC की, अगर इसने एक बार मेरे को पकड़ लिया, मैं इसके कॉन्टैक्ट में आता हूँ, देयर इज नो चांस फॉर द वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन का चांस नहीं होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज तो मैंने आपको बताया ही, क्या करता है, केमिकल चेंज ज़्यादा करता है बॉडी के अंदर से, तो इस केस में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस केस में बचने के चांसेस होते हैं, इस केस में बचने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वैल्यू अल्टर कर रही है। तो कई बार AC से अगर आदमी को पकड़ता है तो वो आदमी ऐसे वाइब्रेट करता है, क्यों, क्योंकि एक बार अट्रैक्ट करता है, फिर रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। और इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया में AC की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। कितनी है, 50 हर्ट्ज़। अगर फॉरेन कंट्री वगैरह में जाएंगे तो ये रेंज कितनी जाती है, 100 हर्ट्ज़ तक जाती है। ठीक है, और 100 हर्ट्ज़ है तो पावर भी ज़्यादा होगी। तो उन देशों में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पर यूज़ करते हैं, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं, पावर काफ़ी हाई पावर होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में बात करते हैं, आपका क्वेश्चन SSR में एक बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया। इंडिया में AC की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इंडिया में AC की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी, 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी। और फॉरेन में कितनी होती है, 100। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट ये था मेरे पास, AC को DC में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कई बार पेपर में आया हुआ है, SSR के पेपर में कई बार आया हुआ, आर्मी के पेपर में भी आता है और एयरफोर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि AC को DC में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। और DC करंट को AC करंट में यूज करने का, कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, AC करता है, अपने इन्वर्टर करता है, सॉरी क्या करता है, अपने घरों में लगा होता है, DC को AC में। हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं इन्वर्टर में, फिर क्या करता है, हम इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो चार्ज बैटरी है उससे जो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया अपने पास, पंखा हो गया, पंखा में कैपेसिटर लगा होता है, AC हो गया, इस तरीके के डिवाइस काम नहीं कर सकते। क्यों, एक तो पावर इसकी कम होती है, तो पावर कम होती है तो लोड ये
क्या कर सकता है, लोड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ज़्यादा लोड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये कर लेता है। जब डीसी से मैं एसी में कन्वर्ट करूंगा तो दो काम करूंगा, क्या, एक तो पावर बढ़ा रहा होता हूँ सर्किट की, करंट की पावर, क्या जो करंट है मेरे पास उसकी पावर बढ़ा रहा होता हूँ। सेकंड क्या कर रहा होता हूँ, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर लगा होता है पंखे में, तो कैपेसिटर वर्क्स ओनली ऑन एसी नॉट ऑन डीसी। कैपेसिटर सिर्फ एसी के ऊपर काम करेगा, डीसी के ऊपर काम नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, पंखा वगैरह जो डीसी से नहीं चलेगा, एसी से चलेगा। तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, इन्वर्टर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ट्रू वैल्यू और ये वैल्यू कौन सी होगी, वर्चुअल वैल्यू। मैंने आपको एक टर्म बताया था यहाँ पर पावर फैक्टर, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है, मैंने डिफरेंस क्यों बताया, मैं आपको ये अलग अलग करके पढ़ा सकता था ताकि आप लोग कंपेयर करके चीज़ों को क्या करें, इजीली विजुअलाइज कर सको। इजीली क्या कर लो, चीज़ों को विजुअलाइज कर लो, डिफरेंस समझ लो इन दोनों में क्या होता है और कौन ज़्यादा एडवांस है, किसकी पावर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब मैं बात करूँगा पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर की हम लोग बात करते हैं कई बार, पावर फैक्टर जिस डिवाइस का ज़्यादा होता है या फिर जिस सर्किट का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है वो सर्किट उतना ज़्यादा एनर्जी क्या करता है अपने को देगा। अगर देने के केस में है, अगर एनर्जी कंजम्पशन के केस में आता है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। पावर फैक्टर cos फाई। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे, अगली हेडिंग डालो पावर फैक्टर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं मैं cos फाई से। क्या है, cos फाई। अगर रेसिस्टेंस की फॉर्म में पावर फैक्टर लिखते हैं, इट इज़ द रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस। अब आप कहोगे जी इम्पीडेंस क्या होता है, मैं भी इसके अगले वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसमें रेसिस्टिव सर्किट, LCR सर्किट वगैरह डिस्कस करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा इम्पीडेंस क्या होता है। अगर रेसिस्टेंस बाई जेड, R बाई जेड, R क्या हो गया, रेसिस्टेंस, दोनों को ओम में मेजर करते हैं, ये होता है। और इसकी अगर वैल्यू हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो वैल्यू अगर पावर की फॉर्म में तो ट्रू वैल्यू ऑफ पावर, पावर की ट्रू वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ पावर। पावर की ट्रू वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी, क्या होता है, V0 I0 बाई 2 cos फाई। और मैंने आपको बताई थी वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, V0 I0 बाई 2, क्या होती है, V0 बाई I0 बाई T। तो वर्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू का रेशियो निकालते हैं तो देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या मेरे पास cos थीटा। इसी को मैंने 21 फॉर्म में लिख रखता है फेज डिफरेंस की फॉर्म में, तो क्या लिख दूंगा cos फाई। ये तो मेरे पास पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर के मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो ये भी ऑप्शन में गिवन हो सकता है, ये भी ऑप्शन में गिवन हो सकता है। पावर फैक्टर जिसका भी ज़्यादा होता है, अभी हम पढ़ेंगे AC/DC सर्किट के बारे में, L सर्किट का ज़्यादा होता है, R सर्किट का, C सर्किट का किसका ज़्यादा होता है, देख लेंगे। पावर फैक्टर जिस डिवाइस का ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कंजम्पशन या फिर उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पावर फैक्टर क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताऊँगा AC करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में, AC करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में। तो देखिए AC करंट की हम लोग बेसिकली 3 वैल्यू को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, AC करंट की बेसिकली 3 वैल्यू को पढ़ते हैं। और वो 3 वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास मीन वैल्यू या फिर पीक वैल्यू, लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख देता हूँ, पीक वैल्यू। करंट और वोल्टेज दोनों की बात करके चलूँगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है, रूट मीन स्क्वायर। और एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मीन वैल्यू, मीन या फिर एवरेज वैल्यू। 3 तरह का करंट अपने पास होता है। क्या होता है, 3 तरह का। पीक वैल्यू की बात करूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करता हूं I0 और V0 से। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द साइनोसॉइडल कर्व। या फिर कॉस की बात, कॉस के कर्व में बात करते हैं तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर साइनोसॉइडल की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू बोलते हैं। अब पीक वैल्यू की फॉर्म में हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, मीन वैल्यू को भी और एवरेज वैल्यू को भी। मीन वैल्यू को भी एक्सप्लेन करूंगा और एवरेज वैल्यू को भी, किस वैल्यू की फॉर्म में, पीक वैल्यू की फॉर्म में। तो देखिए मैं पहले RMS वैल्यू की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, RMS वैल्यू की बात करूंगा। तो करंट RMS से लिखो, करंट RMS। तो करंट RMS वैल्यू होती है मेरे पास, पीक वैल्यू करंट की होती है, इसको √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। करंट की जो पीक वैल्यू आएगी इसको क्या कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो √2 की वैल्यू सबको पता होती है क्या होती है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0.7
0.707 आएगा। क्या आएगा? 0.707 आई नॉट। इसको परसेंटेज की वैल्यू में लिखूंगा तो 70.7% आएगा आई नॉट का। तो मेरे पास जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू की या फिर मैक्सिमम वैल्यू की कितनी हो गई? 70% हो गई। कितनी हो गई? लगभग 70% के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी मेरे पास? पीक वैल्यू। उसके बाद होती है RMS। और जो अपने घरों में पावर आती है, अपने घरों में सिमिलरली वोल्टेज को लिखूंगा मैं। ये मैंने किसको लिखा है? करंट को। वोल्टेज को भी सिमिलरली लिखता, यहाँ पर VRMS हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है? V नॉट मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की 70%। जो हम अपने घरों में अटेंड करते हैं, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो RMS वैल्यू में आती है। किस में आती है? RMS वैल्यू। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो हम घरों में अपने में अटेंड करते हैं वो करंट की कौन सी वैल्यू मिलती है? RMS वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। देखिए एवरेज वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू का 2 टाइम। मैं करंट को ही लिखूंगा यहाँ पर, करंट एवरेज। तो करंट एवरेज क्या जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू बाई पाई। पाई की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है? 3.14 होती है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.637 आई नॉट आएगा। तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 63.7% होती है किसकी? मैक्सिमम वैल्यू की या फिर पीक वैल्यू की। किसकी? पीक वैल्यू। सबसे ज़्यादा होती है मेरे पास पीक वैल्यू, उसके बाद होती है RMS वैल्यू। कौन सी होती है? RMS वैल्यू। और सबसे कम कौन सी होती है? एवरेज वैल्यू। सबसे कम कौन सी आ गई? एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कराता है तो आप ऐसे लिखोगे, किस फॉर्म में? मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? अब आपको कोई भी दे सकता है। ये रिलेशन मेरे पास आ गया, पीक वैल्यू उसने दे दी, एवरेज पूछ लेगा, या फिर एवरेज दे दी तो पीक पूछ लेगा। पीक वैल्यू दे दी, RMS पूछ सकता है, RMS दे के पीक पूछ सकता है। ये अपने पास मैक्सिमम होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होती है? पीक वैल्यू। उसके बाद RMS वैल्यू। उसके बाद कौन सी होती है? मीन वैल्यू होती है। तो मैंने जो पावर लिखी थी अभी, पावर में ऐसे ही लिखा था। पावर की बात करता हूँ मैं। ठीक है, पावर एवरेज जो ट्रू वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है VRMS ओवर में V नोट, सॉरी क्या आती है? VRMS ओवर में IRMS। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? V नोट बाई √2 और ये हो जाएगा I नोट बाई √2। क्या हो जाएगी? V नोट I नोट बाई 2। इट इज़ द पावर इन द केस ऑफ AC करंट के केस में सर्किट की पावर क्या हो जाती है? ये हो जाती है। अब किसी भी डिवाइस की पावर क्या होती है? ये होती है। आपको तीनों वैल्यू क्लियर है, पेपर में आती हैं बार बार। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू फॉर द करंट, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू फॉर द करंट। अपने घरों में कौन सी आती है? RMS वैल्यू। द सिस्टम या फिर अप्लायंसेज अपने घरों में किसके ऊपर काम करते हैं? RMS वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? RMS वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? पीक टू पीक वैल्यू, देखिए यहाँ पर एक नया टर्म लिख रहा हूँ मैं, पीक टू पीक वैल्यू। हम लोग कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, पहली बार कई लोगों ने तो पहली बार ही टर्म सुना होता है पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। और इसका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था और सारे बच्चे छोड़ के आ गए थे। पीक टू पीक वैल्यू, देखो कुछ नहीं है, अपने को नाम से ही पता चल रहा है। हम लोग छोड़ देते हैं टॉपिक, इसलिए उन्होंने एग्जाम में भी दिया था। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास AC सर्किट है, AC सर्किट मैंने ऐसे बनाया था। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाले सर्किट में पीक वैल्यू यहाँ पर होती है V नोट, और यहाँ पर सर्किट में क्या होती है? यहाँ पर होती है नेगेटिव वाले में यहाँ पर पीक नोट। करंट की बोलूँ या फिर मैं किसकी बोलूँ? वोल्टेज की बोलूँ। तो जो वोल्टेज या फिर करंट की बोलूँगा तो एक तो पीक वैल्यू कहाँ पर आ गई मेरे पास? ये आ गई, एक पीक वैल्यू नेगेटिव में ही आ गई। तो ये जो नेट वैल्यू मेरे पास आती है इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। जब पीक टू पीक वैल्यू की बात करेंगे तो वोल्टेज क्या लिखेंगे यहाँ पर? V नोट प्लस V नोट। इस मीन पोजीशन से ये लेंथ भी V नोट है और ये भी क्या है? V नोट। तो क्या हो जाएगा? 2V नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2V नोट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पीक टू पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे? पीक। अगर इसको RMS की फॉर्म में मैं लिखना चाहता तो मैंने तो अभी लिखा है VRMS इज इक्वल टू क्या होता है? पीक वैल्यू बाई √2। तो V नोट क्या हो जाएगा अपने पास? √2 टाइम्स ऑफ द VRMS। क्या हो जाएगा? VRMS। मैं क्या करता हूँ, इस V नोट की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। जब यहाँ पर उठा के रखूँगा तो नेट वैल्यू मेरे पास वोल्टेज क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू में 2√2 VRMS। सिमिलरली फॉर द करेंट I इज इक्वल टू में 2√2 IRMS। इट इज़ द पीक टू पीक वैल्यू। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है
ए ऑप्शन में दिया था पीक टू पीक वैल्यू में a/√2, 101 में दिया था अपने को ये वैल्यू दी थी, एक में ये वैल्यू दी थी, एक में ये वैल्यू दी थी और डी में दी थी नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज करके, ठीक है। तो पीक टू पीक वैल्यू की बात करता है ये वैल्यू, मीन वैल्यू की बात करता है ये वैल्यू, या फिर एवरेज वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की बात करता है ये, और पीक वैल्यू की बात करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये। तो आपको चारों टर्म समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चारों टर्म अपने पास ही हैं। कहीं पर भी कोई डाउट होता है आप लोग मैसेज में, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे एसी में सर्किट कितनी कैटेगरी का बनाते हैं, एसी में सर्किट को कितने टाइप से हम लोग बनाते हैं, उस सर्किट की बात करेंगे। तो देखिए अब आ जाइए आगे सर्किट के ऊपर, टाइप ऑफ सर्किट। छोटा सा टॉपिक है, 3 या 4 क्वेश्चन टाइप के बनते हैं पेपर एयरफोर्स में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के बनते हैं। टाइप ऑफ सर्किट अपने पास लास्ट टॉपिक है, इसको मोस्टली हम लोग पढ़ते नहीं या फिर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ सर्किट। सर्किट कितने टाइप का होता है देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होता है मेरे पास आर सर्किट। क्या हो गया? आर सर्किट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। सी सर्किट, और एक होता है एल सर्किट। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन इसका पेपर में बना हुआ है, वो आपको बताऊंगा मैं। आर सर्किट की बात करेंगे, सी सर्किट की बात करेंगे और एल सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। सिंबल में लिख देता हूँ सबका। आर सर्किट मतलब रेसिस्टेंस सर्किट। किसकी बात करेंगे? रेसिस्टेंस। सिंबल क्या होता है रेसिस्टेंस का? ये होता है। सी सर्किट की बात करूंगा तो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कैपेसिटेंस लगाऊंगा, ये होता है। और एल सर्किट की बात करूंगा तो सर्किट में क्या लगाऊंगा? इंडक्टर लगाऊंगा। इंडक्टर के बारे में मैं ईएम इंडक्शन में आपको बता चुका हूँ। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो आर सर्किट को मैंने किसी भी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया तो जो सर्किट बनेगा ये बनेगा, ठीक है। एसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। किसके साथ में? एसी के साथ में, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एसी के साथ, ठीक है। इसको भी कनेक्ट कर दूंगा किसी भी बैटरी के साथ में। अब आप कहोगे जी आपने यहाँ पर तो वहाँ पर तो एसी लगा दिया और यहाँ पर बैटरी लगा दिया आपने, ठीक है। डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने पास सर्किट है ये किसके ऊपर काम करता है? एसी के ऊपर। इट वर्क्स ऑन द डीसी। ये क्या करता है? एसी को ब्लॉक करने का काम करता है, ये डीसी को ब्लॉक करने का काम होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। इंडक्टेंस हमेशा एसी को ब्लॉक करने का काम करेगा, सिर्फ डीसी पास होगा इसके अंदर से। ये एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करने का काम करेगा। रेसिस्टेंस के अंदर से एसी भी पास होता है और डीसी भी पास होता है, याद रखेंगे टर्म। रेसिस्टेंस के अंदर से एसी करंट भी पास होगा और डीसी करंट भी पास होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है इसका? रेसिस्टेंस लिख लो। रेसिस्टेंस इसका आर रहा होगा, ये सी रहा होगा, ये एल रहा होगा। बैटरी का ईएमएफ मान लेता हूँ वी। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेता हूँ, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेता हूँ? वी। सेम सप्लाई कर रखा है। अब क्वेश्चन देखिए इनकी इक्वेशंस का आता है। किसका आता है? इक्वेशंस का। अगर रेसिस्टिव सर्किट में मैं करंट की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? रेसिस्टिव में करंट की बात करूँगा तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, एसी पास हो रहा है, करंट इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पीक वैल्यू देना चाहूँगा, पीक वैल्यू करंट मैंने आपको बताया था इसी कहाँ से, जो पीक वैल्यू है मेरे पास, पीक वैल्यू करंट की मिल जाएगी मेरे पास। वोल्टेज की पीक वैल्यू को रेसिस्टेंस से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ये जो वोल्टेज है मेरे पास, इसकी पीक वैल्यू को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आई नॉट आ जाएगा। आई नॉट को यहाँ पर रख दूंगा, ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया इसका, ठीक है। अब मैं फाई की बात करूंगा, फेज डिफरेंस की। किसकी? फेज डिफरेंस होता क्या है? तो देखिए फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज, अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो इस सर्किट में करंट भी क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होता है। तो फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। और कॉस फाई, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। पावर फैक्टर फॉर द रेसिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू 1। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
उसने क्या क्वेश्चन पूछा था अपने को, व्हाट विल बी द पावर फैक्टर फॉर द रेसिस्टिव सर्किट। तो रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, तो हमने पढ़ा था ये पावर फैक्टर cos फाई होता है, और cos फाई क्या होता है, फाई इज द फेज डिफरेंस या फिर एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट सप्लाइड इन द सर्किट। सर्किट में वोल्टेज और जो करंट सप्लाई होगा इनके बीच का एंगल होगा फाई, और यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 0, तो cos फाई 0 1। तो हम लोग फेज डिफरेंस की बात करेंगे 1 हो जाएगा, फिर एंगल वी एंड आई के बीच में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? पावर की बात करेंगे सर्किट में, पावर क्या हो जाएगी, दिख रहा है ना सबको इतना नीचे, पावर इज इक्वल टू में वी नॉट आई नॉट बाई 2। पी की वैल्यू की बात करेंगे तो इस केस में पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, पावर फैक्टर अपने पास 1 हो जाएगा। ये सारी चीज़ हम इन तीनों के लिए देखेंगे अब, ठीक है। इसके लिए भी यही चीज़ देखूंगा मैं, इसके लिए भी यही चीज़ देखूँ। तो देखिए अब मैं किसकी बात करूंगा, कैपेसिटिव सर्किट की। किसकी बात करूंगा, कैपेसिटिव सर्किट की बात करूंगा, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट की एक क्वालिटी है, वोल्टेज हमेशा करंट को लीड करता है बाई पाई बाई 2। वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाई पाई बाई 2। वोल्टेज ने अगर करंट को लीड कर दिया बाई पाई बाई 2, तो करंट तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो गया, तो इसमें माइनस 90 डिग्री कर दूं तो करंट की इक्वेशन बन जाएगी। देन द इक्वेशन फॉर करंट आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इट इज़ द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा सर्किट है ये, कैपेसिटिव, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ऐसे जा रहा था, करंट भी ऐसे जा रहा था। यहाँ पर अभी करंट क्या हो गया, ये करंट जो था ये 90 डिग्री पीछे रह गया वोल्टेज से, तो पीछे रह गया तो इक्वेशन भी 90 डिग्री पीछे रह जाएगी, ठीक है। इसकी बात करूँगा मैं रेसिस्टेंस की, तो यहाँ से आई नॉट पीक वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फाई की बात करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो पावर फैक्टर की बात करूँगा cos 90 0 होता है। पावर फैक्टर इन द केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट विल बी 0। कैपेसिटिव सर्किट की बात करूंगा, कैपेसिटिव सर्किट में पावर क्या हो जाएगा 0। जब पावर फैक्टर ही 0 हो गया तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इस केस में जो पावर होगी वो पावर क्या हो जाएगी 0। तो कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड की बात करेंगे, पावर हमेशा कंज्यूम नहीं होती है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। अब आप कहोगे जी पावर 0 क्या हो गई, मैंने आपको एफरेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू बताई थी पावर की, वो वैल्यू क्या होती थी, मैं चलो यहीं पर लिख देता हूँ पावर की वैल्यू को, चलिए यहीं पर लिख लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर इज इक्वल टू में वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई, और फाई मेरे पास क्या आ गया 90 डिग्री, तो पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर रेसिस्टेंस आ रहा था कैपेसिटिव सर्किट में रेसिस्टेंस की बात करेंगे एक्स सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, एक्स सी लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू द ओमेगा सी, किसके बराबर होता है ओमेगा सी। तो इसका जो रेसिस्टेंस की बात करूँगा यहाँ पर लिख देता हूँ, रेसिस्टेंस है इसका एक्स सी इज इक्वल टू में ओमेगा सी, किसके बराबर होगा ओमेगा सी के बराबर में। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम दे दिया इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर एक्स एल होता है, इसको 1 बाई ओमेगा एल लिखते हैं इसके रेसिस्टेंस को। यहाँ का रेसिस्टेंस आर होता था, इसका रेसिस्टेंस एक्स सी, और इसका रेसिस्टेंस 1 बाई ओमेगा एल। ओमेगा को तो पता है आप लोग क्या लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई म्यू। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख जाएगी 2 पाई म्यू लिख जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू चेंज करके इसको और भी अपनी फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इसका रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पर बात करते हैं अगर इंडक्टिव सर्किट में, किस में बात करेंगे हम लोग, इंडक्टिव सर्किट में, तो करंट लीड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। यहाँ पर तो था दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर वोल्टेज आगे लिख गया, करंट पीछे रह गया। लेकिन मैं यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूँगा, इंडक्टिव सर्किट की बात करूँगा, यहाँ पर अगर वोल्टेज ऐसे तो करंट कैसे आएगा, ऐसे 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पर करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। किसने लीड किया, करंट क्या करेगा लीड करेगा, वोल्टेज लैग